नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। PETN यानी पेनाटेरी थ्रीटोल टेट्रानाइट्रेट, ये वही विस्फोटक है जो यूपी विधानसभा से बरामद हुआ है। PETN कितना घातक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के दौरान भी इसी विस्फोटक का उपयोग किया गया था। चीनी की तरह सफ़ेद ये प्लास्टिक विस्फोटक गंधहीन होता है। मेटल डिटेक्टर भी इसे पकड़ नहीं पाते। इसमें गर्मी से भी विस्फोट हो सकता है। बड़े आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कितना घातक है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर विधानसभा में इससे विस्फोट होता तो कितनी जानें गंवानी पड़ती। पर सवाल यह है कि ये विधानसभा के अंदर पहुंचा कैसे। इसको लेकर सदन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आखिर कैसे त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़कर यह विस्फोटक सदन के अंदर पहुंचा। माना जा रहा है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति इसमें शामिल है। फिलहाल जांच जारी है। एक संदिग्ध को देवरिया से हिरासत में भी लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। पर सवाल अभी भी है कि हम पिछली गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रहे। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, सुरक्षा में कैसी सेन। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचा विस्फोटक। देश की सबसे बड़ी विधानसभा में सरकार, विपक्ष और कर्मचारियों की सुरक्षा में बड़ी चूक। कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा। एक सेकंड में दहल सकता था यूपी का सदन। सवाल कई, आखिर सुरक्षा के नाम पर क्यों हो रही है इतनी बड़ी लापरवाही? क्यों नहीं जाग रहा प्रशासन? क्या सरकार को है बड़े हादसे का इंतजार? सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हमारी विशेष रिपोर्ट। विधानसभा में इतनी बड़ी चूक पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी हो चुकी है बड़ी लापरवाही। चलिए हम आपको दिखाते हैं योगी की सुरक्षा की वो तस्वीरें जो प्रशासन और सरकार की सुरक्षा में लापरवाही को उजागर करती हैं। ये वीडियो जब लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंद स्वराज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को काला झंडा दिखाया गया और छात्रों ने हंगामा किया। अब चलिए आपको सुनाते हैं यूपी सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं। वो बयान जो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर देता है। मैंने भी यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को 2 बार टोका। मैं खड़ा था गेट पे तो भिखारी भीख मांगने आ गए थे। तो ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे भी लगी कि विधानसभा के अंदर भिखारी भीख मांगने आ रहा। अरे मुझे तो लगता है कहीं विपक्ष वाले तो लेके नहीं आए, क्योंकि विपक्ष की कुर्सी के नीचे पाया गया है। तो जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा पर सख्ती दिखाते हुए विधानसभा में कहा, सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के निर्देश जारी होने चाहिए। ये तय होना चाहिए कि हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक को खुश करने के लिए या किस लोगों की स्वयं की तुष्टि के लिए 503 अपने माननीय जनप्रतिनिधियों, यहां सेवा कर रहे हैं, वर्षों से सेवा कर रहे अधिकारियों और यहाँ के कर्मियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दे सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक का पाया जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस पाउडर नुमा विस्फोटक को अंदर पहुंचाया गया, उसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। इसका मतलब वो सुरक्षा चक्रों से गुजरता गया, एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका मतलब हमें अब सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को और आधुनिक करना होगा। साथ ही सवाल ये भी है, वो कौन है जिसने इस विस्फोटक को विधानसभा के अंदर तक पहुंचाया? उसे कुर्सी के नीचे रखा, लेकिन एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एमएम जोशी। एमएम जोशी साहब रिटायर्ड डीजीपी हैं, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस नेता हैं, विनय द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरसी भट्ट हमारे साथ हैं लखनऊ से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आरसी भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरसी भट्ट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले को, इस पूरे मसले को, लेकिन सबसे पहले एक बार एमएम जोशी साहब से इसको समझते हैं। एमएम जोशी साहब से इसको समझते हैं कि, लेकिन एमएम जोशी साहब से समझने के पहले आरसी भट्ट से अगर हम पूरे उस घटनाक्रम को समझ लें तो जोशी साहब इसको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि आखिर ये विस्फोटक कितना घातक है और ये सुरक्षा में इस तरह की चूक को कैसे देखा जा सकता है। आरसी भट्ट, क्या कहेंगे आप? ये आखिर जब इसका खुलासा हुआ, हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया, अब अभी किस नतीजे पर पहुंची है पुलिस? देखिए, साफ तौर पे सरकार कहीं न कहीं सकते में है और जिस तरह से अब की सुरक्षा का घेरा होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा का और त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो उसकी कम से कम 3 जगह पे जो है वो लगातार जांच होती है, बाकायदे उसका परिचय पत्र देखा जाता है और पूछताछ होती है और निश्चित रूप से जो पासधारी होते हैं उनको ही छूट मिलती है। यहाँ तक कि हम लोग भी जब अंदर जाते हैं, विधानसभा के अंदर जाते हैं कवरेज के लिए, तो बाकायदा 3 स्तरीय व्यवस्था के साथ, चेकिंग के साथ लिया जाता है। लेकिन विधायक गणों को कहीं न कहीं इस मामले में थोड़ी छूट है और जब ये घटना विधानसभा के अंदर जिस तरह से ये विस्फोटक, अति विस्फोटक पदार्थ मिला है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार बड़ी जो है असमंजस की स्थिति में है और जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर इसकी बहुत पुरजोर भर्त्सना की है और सीधे तौर पर इसको आतंकवाद कार्रवाई से जोड़ने की कोशिश की है और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के सीट के पीछे, यानी कि एक सपा विधायक मनोज पांडे हैं, उनके सीट के कुशन के नीचे ये विस्फोटक पदार्थ करीबन 150 ग्राम की मात्रा में जो हाई एक्सप्लोसिव है और जिस तरह से ये अगर इसमें और प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती तो इसका बड़ा विस्फोट हो सकता था, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये तमाम बड़ी आतंकी कार्रवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से जैसे ही ये विस्फोटक जांच के लिए भेजा जाता है, पहले तो ये विस्फोटक वहां मिलता है, उसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसको भेजा और फोरेंसिक जांच से ये पुष्टि हो गई कि TNT है, यानी कि हाई जो है विस्फोटक है ये, तो कहीं न कहीं हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई कि साहब ये आया कैसे, किस तरह से जो है ये यहाँ पहुंचा है और इसका क्या जो है परिणाम होने वाला था या किसका मकसद क्या था। इन तमाम बिंदुओं पे जो है सदन के अंदर भी चर्चा हुई और सदन के बाहर भी चर्चा हुई और आनंद फानंद में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, खासतौर पर ATF के अधिकारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, DGP और सचिवालय के जो सुरक्षा के लोग हैं उनके साथ एक बैठक की और सीधे तौर पर उन्होंने सदन में भी अपना वक्तव्य दिया और NIA जांच की सिफारिश कर दी। और आज शाम तक जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि NIA की टीम भी यहाँ पहुंच गई है और वो उन्होंने बेड़ा उठा लिया है तमाम चीजों की जांच करने के लिए, क्योंकि इसको सीधे कहीं न कहीं आतंकी कार्रवाई से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि या फिर ये किसी की शरारत हो, क्योंकि ये जो पदार्थ है ये बहुत जो है सेंसिटिव पदार्थ है, यानी कि इसको हर व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता है, हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है और उसका मकसद क्या था जो व्यक्ति यहाँ लाके रखा, क्या उसको किस्तों में लाने वाला था, ये सब जांच का विषय है। तो साफ तौर पर अब सरकार जो है बहुत गंभीरता से इस विषय की जांच करा रही है और NIA इसकी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो है इस पर खुलासा होगा और जो भी लोग इसके दोषी पाए जाएंगे, आज यूपी सीएम ने साफ तौर पर कहा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है आरसी भट्ट, गंभीर सुरक्षा में चूक है, बड़ी गलती है और बड़ी लापरवाही है? लगता है सुरक्षा में गंभीर चूक है, बड़ी लापरवाही है? निश्चित रूप से दोनों चीजें हैं। सुरक्षा में गंभीर चूक है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सचिवालय की व्यवस्था है, विगत 25-28 वर्षों से लगातार मैं स्वयं दिख रहा हूँ, पहले इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये आतंकवाद घटनाएं होने लगी, उसके लिए
तमाम सरकारों ने विधानसभा की सुरक्षा को एकदम अवैध किले की तरह जो है बनाने की कोशिश की। और कहीं न कहीं दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही है। ये बड़ी चूक भी है। और सुरक्षा जो है जिस तरह से ढीली व्यवस्था रही, यानी कि सचिवालय के अंदर कोई भी विधायक के अंदर 10-5 आदमी बिना पास के गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, बिना पास लगी गाड़ियों पे भी प्रवेश कर जाते हैं। ये तमाम चीजों की चिंता आज कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जाहिर की। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब ये तमाम परिपाटियां प्रदेश की विधानसभा की बदलने वाली है। तमाम पूर्व विधायकों के पास कैंसिल कर दिए गए, उनकी गाड़ियों के तमाम लोगों पर रोक लगी है। यानी कि शक्ति अब और बढ़ने वाली है और विधानसभा की पूरी सुरक्षा कहीं न कहीं अब वो आला दर्जे सिक्योरिटी के पास अब जाने वाली है। जी एमएम जोशी साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, ये विस्फोटक बहुत घातक है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे आरसी भट्ट। ये कैसे सुरक्षा में इस तरह की गंभीर चूक, ये और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते थे? ऐसा है कि ये विस्फोटक इस तरह का है जो कोई भी आसानी से कहीं ले जा सकता है और वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आप किसी के जेब की तलाशी नहीं लेते हैं, फ्रिस्किंग नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि जेब में क्या है। अगर है भी तो विधानसभा भवन में प्रवेश करने वाले सब लोग इतने जिम्मेदार हैं कि किसी भी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी अच्छी तरह से तलाशी ले। इसमें लेकिन खास बात ये देखना है कि मकसद क्या रहा होगा, क्योंकि ये जो पीई है जी बड़ा भयंकर विस्फोटक होता है, लेकिन जब तक इसके साथ कॉर्डेक्स नहीं हो और इसको विस्फोट करने की जो प्रणाली है, यानी उसमें डिटोनेटर लगता है, फिर एक तार सरीखा जिसको कॉर्डेक्स कहते हैं वो रहता है, फिर उसको सुलगाना पड़ता है, तो ये मैकेनिज्म तो कहीं है नहीं। सिर्फ विस्फोटक भीतर पहुंच गया, उससे कोई खास यानी कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो मुझे तो एक बात ये लगती है कि उत्तर प्रदेश के शासन को बदनाम करने के लिए एक मिस्चीफ किसी ने कर दी है कि अपने साथ थोड़ा सा पी ले गया और वहाँ ये कहाँ उपलब्ध होता है, ये विस्फोटक कहाँ उपलब्ध होता है? ऐसा है कि ये विस्फोटक जैसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जिसको कहते हैं वो तो सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही मिलता है, लेकिन खदानों में भी इसका उपयोग होता है, तो वो भी लाइसेंस्ड लोगों के पास ही पहुंचता है। अब वहाँ से खदानों से भी कहीं थोड़ा बहुत लोग चुरा लेते हैं, बचा लेते हैं। तो अब विधानसभा में प्रवेश करने वाले सभी बड़े जिम्मेदार लोग हैं। यूपी में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, कोई भी वहाँ का काम करने वाला थोड़ा सा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बाहर ले आता है, या खदानों से कोई थोड़ा सा कहीं से मिल गया और एक छोटी सी मात्रा में किसी ने वहाँ जा कर के रख दिया, तो इसमें मिस्चीफ की गुंजाइश मुझे यानी मेरे अनुभव से तो किसी का ये मकसद नहीं था कि उड़ा दे, क्योंकि उड़ाने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, जो कि इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक विस्फोटक पदार्थ जो कि बिना डिटोनेटर के और बिना कॉर्डेक्स को स्विच किए, उसको जब तक उसमें बत्ती नहीं लगे, जिसको कहते हैं बत्ती लगाना, जब तक बत्ती नहीं लगे तब तक वो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये इसमें मिस्चीफ ही ज़्यादा मालूम पड़ती है, जिससे कि या तो सरकार की बदनामी हो या जो वहाँ लोग बैठते हैं उनकी बदनामी हो, जो भी मकसद इसमें मिस्चीफ ज़्यादा है। बिल्कुल एक्सप्लोजिव विधानसभा के भीतर पहुंच गया जी, तो कहीं कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि ये अत्यधिक गर्मी के प्रभाव में आकर भी इस पर कुछ विस्फोट हो सकता है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो जल करके फुर हो जाएगा जी, विस्फोट नहीं होगा जी। ठीक, हमारे साथ विजय शंकर सोनकर शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक है, और ये क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या मकसद होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि देश
में और खास उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह की मैं बात बता रहा हूँ कि जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। और जब व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है तो जो स्थापित पहले से विचारधाराएं थी, जो देश को तहस नहस कर रही थी, वो विचलित हो गई और उनके विचलन और हताशा और निराशा का भी यह एक प्रमाण है। ये सभी जगह है देश में। मोदी जी के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ, जबकि स्वतंत्रता के उपरांत पहली बार देश में गरीबों के लिए एक काम करने वाली, पहली बार गरीबों की सरकार बनी है, कह सकते हैं, जो 100 से ज्यादा स्कीम है गरीबों के लिए। खैर, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जो परिवर्तन हुआ है, ये सत्ता का केवल परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता का तो परिवर्तन होता था, आता था, जाता था, समाजवादी, बसपा, ये वो ऐसे चलता ही रहा। पर पहली बार एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्था का भी परिवर्तन कि अब हम बीमारू स्टेट से हर हालत में उत्तर प्रदेश को बाहर करेंगे। आप स्मरण करें कि 15-16 साल पहले उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर 4% थी और आज भी 4%, और मध्य प्रदेश की भी 15 साल पहले 4% थी, पर आज वहाँ 20%, और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला एग्रीकल्चर सिस्टम। पैमाने पे आत्महत्या भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन वो आत्महत्या किस रूप से कर रहे हैं, वो सारी चीजें सामने रिकॉर्ड में आया। क्योंकि विषय कुछ और है। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चूक नहीं हुई है, ये किसी ने किया है और आपकी कोई जवाबदारी नहीं। आतंकवादी सीमा से अंदर घुस जाता है, अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर देता है, ये चूक नहीं है। विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंच जाता है, ये चूक नहीं है। ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, इसलिए कोई ऐसा कर रहा है। ये जो कोई कर रहा है उसको हम बेनकाब भी नहीं कर पाते और ऐसी चीजों को रोक भी नहीं पा रहे। आप मेरी 1 मिनट बात सुन लें, इसके बाद आप अपनी बातें करिएगा। मैं एक समाप्ति कर रहा हूँ इसको जी, कि ये व्यवस्था की जो परिवर्तन पर भी आपने क्वेश्चन किया है, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। देखिए, 15 सालों से 20 सालों से इतने खून की तरह जो लोग लगे हैं, उसको क्या आप 3 महीने में सफाई कर देना चाहते हैं? यही आपका कहने का मतलब है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें इस तरह से ड्रेनेज में पड़ी हुई है, उन पूरे ड्रेनेज को साफ करना, ये थोड़ा वक्त लगेगा। इसको आप सत्ता और व्यवस्था की बात से नहीं, बल्कि जो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा में तो जो 3 महीना पहले थे वही लोग आज भी हैं, और उसको बाहर से भी नहीं लाया जा सकता और सब पर शंका भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां पर सिस्टम बन रहे हैं, तभी तो ये मिला, नहीं तो विस्फोट हो गया होता, खत्म हो जाता मामला। लेकिन आज तो कम से कम दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होने के पहले उसे ट्रेस आउट तो कर लिया गया है, और ऐसे ही प्रदेश में बहुत सारी चीजों को ट्रेस आउट किया जा रहा है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, 2 महीने 3 महीने में और भी अच्छा रिजल्ट है। शास्त्री जी, आप थोड़ा हमारे साथ रुकिएगा, हमारे साथ और मेहमान भी हैं। एक बार आपसे और जरूर उनके जो सवाल हैं वो भी आपसे पूछना चाहेंगे। दुर्गेश शर्मा, क्या कहेंगे आप जल्दी से? रिजवान भाई, वाकई में देश में यदि कोई सौभाग्यशाली है या फिर बहुत ज्यादा ईश्वर की यदि किसी पे कृपा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कृपा है, तभी तो सरकार बनी है। सरकार पे नहीं, मुझे जनता जनार्दन की भी कृपा है, ईश्वर की। रिजवान भाई, मैं जिस तरफ बता रहा हूँ, जो कृपा है वो मुझे शक के दायरे में लगती है कि भगवान इन पे ही ऐसी कृपा क्यों कर रहा है जी। क्योंकि देश में ये पहली घटना नहीं है कि कहीं विस्फोटक मिला है। ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं जब इनके नेता कहीं पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले वहां विस्फोटक मिल जाता है। कहीं स्टेशन के बाहर किसी बैग में मिल जाता है, कहीं जा रहे होते हैं तो टावर उड़ जाता है। पर जिस स्थान पे ये घटना घटती है उसके में कुछ देर बाद में इनके नेता पहुंचने वाले होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, शायद ईश्वर हमसे नाराज है, इसलिए हमारे नेताओं के साथ में घटनाओं को आतंकवादी भी अंजाम दे देते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसमें हमारे बहुत से नेता शहीद हो गए। इंदिरा जी से लेके राजीव जी से लेके, और हमने छत्तीसगढ़ में हमारे काफ़ी नेताओं को, विद्याचरण शुक्ल और काफ़ी नेताओं को नक्सलियों ने भी मार दिया। यह हमारा दुर्भाग्य है।
पर देश इस बात को जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब ये शासन में आते हैं तब तब ये पाकिस्तान से तो करीबी बढ़ाते हैं और देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं। जब जब ये शासन में आते हैं तो अमरनाथ से लेके, संसद से लेके, अक्षरधाम से लेके हर जगह पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं। और इस तरह की घटनाएं भी होती हैं कि विस्फोटक मिल जाता है, विस्फोट होता नहीं है, ना होने की गुंजाइश में रहता है, जैसा अभी ये उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। और ये आज जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि वहां पर विपक्ष विपक्ष विपक्ष, बहुत शर्म आती है कि कितनी छोटी सोच के लोग हैं ये। मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे एक व्यापारी को गोली मार देते हैं तो मुख्यमंत्री कहता है मेरे खिलाफ साजिश है। किसी महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, मुख्यमंत्री कहता है मेरे खिलाफ साजिश है। कहीं पे यदि कोई किसी को अगवा कर लिया जाता है या कुछ भी घटना घटती है, उनको उसमें साजिश दिखाई देती है। आप सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? शास्त्री जी बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि साहब जो भी है वो ड्रेनेज साफ करना है, ये साफ करना है। पहले अपनी मानसिकता साफ कर लीजिए। यदि आपकी मानसिकता साफ हो जाएगी, आपकी सोच साफ हो जाएगी, आप ईमानदारी से सही दिशा में सोचना शुरू कर देंगे तो ये सारे व्यवधान खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ शंका की निगाह से देखा है। कई तरह की चीजें ये पैदा कर रहे हैं, कई तरह की चीजें हैं। यदि विस्फोट मिल रहा है, रिजवान भाई विस्फोट मिल रहा है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन आप बहुत पीछे तक चले गए हैं। नहीं रिजवान भाई, मैंने सारी बातें इसलिए बोली कि आज जो है जैसे ही इनके विधायक आए कहने लगे कि विपक्ष के नेता के पास मिला, ये मिला, मतलब कुछ जो इनकी सोच थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पूरे पिछले भी घटनाक्रमों को रोकूंगा दुर्गेश शर्मा आपको। विनय द्विवेदी, आप क्या कहेंगे इस पर? रिजवान जी, ये बहुत ही गंभीर घटना है। भले वो विस्फोट न हुआ हो या वो पाउडर जो है विस्फोट करने की स्थिति में नहीं रहा हो। गंभीर इसलिए है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां शायद इस नज़रिए से उसको देखेंगी कि कहीं ये जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले किसी सुरक्षा को चेक करने का या सिस्टम को चेक करने का कोई नतीजा फार्मूला तो नहीं है। उस तरीके से इस नज़रिए से तो कोई घटना नहीं की गई है। लेकिन ये एक इसका जो है, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो इन सब चीज़ों को देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये बात आ रही है कि ये पदार्थ जो है मेटल डिटेक्टर से नहीं पकड़ा जा सकता। ये जो है जो डॉग्स होते हैं वो इसको सूंघ के नहीं पकड़ सकते। इस तरह की तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं इस पे सवाल ये उठा रहा हूँ कि हम एक बात कह रहे हैं कि जो है हम जो है आविष्कारों में, विज्ञान में, विकास में हम जो है दुनिया में जो है इस समय टॉप पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान इतनी तेजी से विकास कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इतना बड़ा विकास हम कर चुके हैं, उसके बाद भी जो है एक पाउडर को जो है, एक विस्फोटक को हम पकड़ने का कोई जो है यत्न नहीं कर सकते? हम उसको पकड़ने की दुनिया में क्या कोई मशीन नहीं बनी? क्या उसका कोई सिस्टम इजाद नहीं हुआ है? ऐसा ही असंभव बात है कि दुनिया में इस विस्फोटक को पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं तैयार हुआ हो। लेकिन अब हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो भाषण देता है, विकास के नाम पर राजनीति हो रही है इस देश में बहुत तेजी के साथ, जबरदस्त तरीके से, उस राजनीति करने के दौर में सिस्टम जो है उस सिस्टम को इसलिए जो है ये चीजें ध्यान नहीं आती क्योंकि हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है वो जो है एक विकास के अलग तरह के जो है आभा मंडल में जो है लोगों को ले गया है। और इसीलिए जो है इस तरह की सामान्य सी जो है मतलब ये घटना सामान्य नहीं, लेकिन सामान्य सी मशीनरी या उसके टूल्स जो हैं वो जो है उसके प्रति जो है बहुत लापरवाही पूर्ण नजरिया हमारे पूरे तंत्र का है। अब सवाल ये है कि व्यवस्था बदल गई। बीजेपी कह रही व्यवस्था बदल गई है। बीजेपी के अभी जो नेता थे, प्रवक्ता थे, वो जो है दूसरे तरीके से चीजों को देख रहे हैं। विपक्ष और वो इस सब को देखने की जरूरत नहीं है। और इस समय जो देखने की जरूरत है वो ये है कि ये एक गंभीर चूक है और आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय इसको इस नजरिए से देखें कि कहीं जो है इसका कोई बड़ा जो है रूप जो है, बहुत विध्वंसक रूप तो जो है किसी की मानसिकता में नहीं है। अगर वो है तो उससे कैसे देश को बचाया जाए, उसको कैसे समाज से बचाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर
सुरक्षा के उपाय मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल। शंकाओं आशंकाओं से कहीं आगे जाकर बहुत ढेर सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। विनय द्विवेदी आप हमारे साथ जुड़े, MM जोशी आप हमारे साथ जुड़े, और दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही विजय शंकर सोनकर शास्त्री भी आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बस सवाल यही है कि घटनाओं पर घटनाएं होती जा रही हैं, सुरक्षा में अक्सर बड़ी चूक भी नज़र आती है और हम उससे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। किसी एक घटना के बाद कुछ दिन के लिए हम अलर्ट होते हैं, अलर्ट जारी भी होते हैं, और फिर हम उसी अंदाज में उसी तरीके से चलने लगते हैं। फिर एक नई घटना हमें चौंकाती है, लेकिन हम सुधरते नहीं हैं, और ऐसी घटनाओं से हम सावधान होकर ही मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए कि विविधताओं से भरा इतना बड़ा देश हमारा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो हर रोज़ हो नहीं सकती। इसलिए आम आदमी को भी उतना ही सावधान होना पड़ेगा और प्रशासन को भी उसके साथ एक गंभीर समन्वय बनाना होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।